मुंबई की अंधेरी गलियों में रात के सन्नाटे में एक खौफनाक परछाई घूम रही थी। वो आता और एक झटके में किसी की जिंदगी छीन लेता। सोते हुए बेखबर बेगुनाह लोगों पर उसका वार होता। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा जिंदगियां उसने बेरहमी से रौंद डाली। कौन था ये शैतान? क्यों फैला रहा था वो मुंबई की सड़कों पर मौत का खौफ? आज हम उस साइको किलर की कहानी जानने वाले हैं जिसने मुंबई को एक अनजाने डर में जकड़ लिया था। ये बात है 1960 के दशक की। मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, अपने सपनों के लिए मशहूर था। लेकिन उसी मुंबई में एक ऐसा दौर आया जब हर रात लोग डर के साए में जीते थे। एक रहस्यमयी हत्यारा बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी साफ मकसद के लोगों को मार रहा था। पुलिस हैरान थी, शहर दहशत में था। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा। वारदातों का सिलसिला 1965 में शुरू हुआ। फुटपाथ पर सोने वाले, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, वो लोग जो समाज के हाशिए पर थे, वही इस हत्यारे के आसान शिकार बन रहे थे। हर सुबह एक नई लाश मिलती, सिर कुचला हुआ, शरीर पर चोट के निशान। पुलिस को लगा कि ये आपसी रंजिश या डकैती के मामले हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम अपराधी नहीं है। इस हत्यारे का मोडस ऑपरेंडाई हमेशा एक जैसा था, एक भारी चीज से सिर पर वार करना। अक्सर सोते हुए लोगों पर हमला होता। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस रात का सन्नाटा और सुबह एक और मौत। शहर में फुसफुसाहट फैलने लगी कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस है जो खून का प्यासा है। पुलिस ने अपनी जांच तेज की, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई मोटिव नहीं। हत्यारा एक भूत की तरह आता और गायब हो जाता। इस केस को रमन राघव नाम दिया गया क्योंकि पुलिस ने शुरुआती दौर में दो अलग अलग मामलों के संदिग्धों को इस नाम से जोड़ दिया था। जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। अखबारों में हर दिन इस साइको किलर की खबरें छपती। लोगों ने रात में बाहर निकलना कम कर दिया था। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा डर में थे। मुंबई की रातें जो कभी गुलजार हुआ करती थीं, अब खौफनाक सन्नाटे में डूब चुकी थीं। लेकिन असली रमन राघव कौन था? उसका पूरा नाम था रमन राघवन नायर। उसका जन्म 1929 में त्रावणकोर में हुआ था। वो एक प्रवासी मजदूर था जो गरीबी और मानसिक अस्थिरता के कारण मुंबई आया था। उसका कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। वो फुटपाथों और सुनसान जगहों पर भटकता रहता था। रमन राघव एक विकृत मानसिकता का शिकार था। वो अक्सर दावा करता था कि सरकार उसे नियंत्रित करती है और उसे अपने मिशन पूरे करने का आदेश देती है। उसे लगता था कि लोगों को मारना उसका कर्तव्य है। उसकी दुनिया डिल्यूजन्स और पैरानोया से भरी हुई थी, जहां वो ही सही था और बाकी सब गलत। साल 1968 में रमन राघव की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई। सिर्फ 2 महीनों में उसने 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। उसकी बर्बरता देखकर पुलिस भी हिल गई। अब ये साफ हो चुका था कि ये एक सीरियल किलर है, जिसे जल्द से जल्द पकड़ना बेहद जरूरी है। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। मुंबई पुलिस ने इस अदृश्य हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रात दिन शहर की गलियों में गश्त कर रहे थे। एक विशेष टीम बनाई गई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रमन राघव को ढूंढना था। यह मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट था। जांच के दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले। कुछ चश्मदीदों ने एक ऐसे शख्स को देखा था जो अजीब हरकतें करता था और अक्सर सुनसान जगहों पर घूमता रहता था। उसकी पहचान एक खास तरह की टोपी और एक छतरी से की गई। पुलिस ने उसका एक स्केच जारी किया। लगातार खोजबीन के बाद 26 अगस्त 1968 को पुलिस इंस्पेक्टर एलेक्जेंडर इसाक और उनकी टीम को एक बड़ी सफलता मिली। घाटकोपर के एक इलाके में उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो स्केच से मेल खाता था। वो एक छतरी लिए हुए था और उसकी चाल भी सामान्य नहीं थी। जैसे ही इंस्पेक्टर इसाक ने उसे रोकने की कोशिश की, वो भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया।
एक रोमांचक दौड़ के बाद उसे आखिरकार पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने शांत होकर कहा, रमन राघव। मुंबई का साइको किलर अब पुलिस की गिरफ्त में था। रमन राघव को पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ के दौरान उसने शुरू में कुछ भी नहीं बताया। वह अजीब और बेतरतीब बातें करता था, जैसे मैं देश का पहला राष्ट्रपति हूं या मेरे ऊपर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि वे एक सामान्य अपराधी से बात नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने अपने अपराध कबूल करना शुरू किया, लेकिन उसकी कहानियां उलझी हुई और बेतरतीब थीं। उसने बताया कि वह सरकार के आदेश पर लोगों को मारता था। उसने अपने शिकारों की संख्या 40 से ज्यादा बताई, जबकि पुलिस को 10-12 मामलों की ही पुष्टि हुई थी। मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम ने उसका मूल्यांकन किया। उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित पाया गया, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है और उसे भ्रम और मतिभ्रम होते हैं। रमन राघव अपनी ही दुनिया में जी रहा था। अगस्त 1969 में रमन राघव पर हत्या का मुकदमा चला। अदालत में उसने अपने बचाव में अजीबोगरीब दलीलें दी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और साफ हो गई। अदालत ने उसे दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, ये देखते हुए कि वह मानसिक रूप से बीमार है और अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। रमन राघव ने अपनी बाकी की जिंदगी येरवाड़ा सेंट्रल जेल और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में बिताए। 1987 में उसे किडनी फेलियर के कारण जे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 45 दिनों बाद 7 नवंबर 1987 को उसकी मौत हो गई। रमन राघव की कहानी भारतीय अपराध इतिहास में सबसे भयावह अध्यायों में से एक है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानवीय मन कितना जटिल और कभी-कभी कितना क्रूर हो सकता है। एक व्यक्ति जो अपनी मानसिक बीमारियों का शिकार था, कैसे पूरे शहर के लिए आतंक का पर्याय बन गया। मुंबई ने रमन राघव के आतंक को झेला और उस दौर के जख्म आज भी गहरे हैं। ये सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं, बल्कि समाज के हाशिए पर पड़े लोगों, पुलिस की चुनौतियों और एक ऐसी मानसिक बीमारी की भी कहानी है जिसने एक बेगुनाह शहर को डर से भर दिया था। ये थी रमन राघव, मुंबई के उस साइको किलर की खौफनाक दास्तान। ऐसे ही और रहस्यमयी और सच्ची अपराध कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक नई अनसुनी कहानी के साथ। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।